ना बस। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग कैसे हैं? यस एवरीबॉडी, गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? एक छोटा सा सरप्राइज तो नहीं है, आप लोगों को पता तो था ही कि आज क्लास होने वाली है, सारी खबरें तो तुम्हें मिल ही जाती है, ठीक है। तो कारण ये है बेटा, हाँ आज आपकी क्लास होने का कारण, पहले तो ये बता ज्यादा दुखी तो नहीं हो बेटा, है ना? बोलोगे भी कैसे बेटा कि दुखी हैं अगर, है ना? मैम को बोलेंगे भी कैसे हम दुखी है, बोलना ही पड़ेगा मैम बहुत खुश है हम, है ना? तो क्या बोलते हैं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ बेटा, आप कैसे हो? तो एक्चुअली ऐसा हुआ ना कि इस वीक मेरी एक दोस्त है जिनकी शादी है, और ये दोस्त जो है मेरी ये कोटा के टाइम की है बेटा। मैंने आप लोगों को अपनी कहानी, जितने अर्जुनाज मेरे बेटा पढ़े हुए हैं मेरे से, उनको पता होगा कि हम भी कोटा में थे कभी। तो मेरी वहां की एक मित्र हैं, तो एक ही मित्र हैं जो मेरी, दो मित्र हैं वहां की जो मेरी अभी तक सहेली हैं। तो शी इज अ डॉक्टर एंड नाउ शी इज गेटिंग मैरिड। तो उनकी शादी में हमें जाना है, एक दिन के लिए बस जाना है, जाएंगे और वापस आ जाएंगे। और जाना है कहाँ ये नहीं हम आपको बताएंगे, ठीक है? वो तो आपको बेटा वैसे भी पता चल ही जाएगा, इंस्टाग्राम में तो जो तो तुम स्टॉक करते रहते हो, है ना? तो उस वजह से मैं वो क्लास बेटा, मैं चाहती थी कि तुम्हारी क्लास मिस ना हो। कभी बहुत मजबूरी हो जाए तो बेटा हम छुट्टी कर लेंगे, बट जब तक मजबूरी नहीं होती, जब तक पॉसिबल है एक्सचेंज करना, तो तब तक एक्सचेंज करके आपकी क्लास मैनेज कर सकते हैं, वैसे करें, है ना? तो इसीलिए मैंने कहा यार बच्चों की क्लास, वैसे भी मेरे को ना लास्ट वीक एक ही क्लास मिली थी, तो मेरे को बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मेरे को अपने प्यारे प्यारे जग से न्यारे लक्ष्यन से क्लास में मजा तो आता है, देखो तुम्हारे, है ना? झूठ नहीं बोलूंगी। तो मैंने कहा यार क्लास एक्सचेंज हो सकती है तो एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इसीलिए एक्सचेंज कर ली, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो थर्सडे वाली जो क्लास होगी उसमें शायद आपके, आज विपिन सर की क्लास थी शायद, तो उनकी क्लास शायद उस दिन हो जाएगी, और मैं फ्राइडे वाली क्लास तो मैं लूंगी ही लूंगी। तो कभी बहुत मजबूरी हो तो हम छुट्टी करेंगे, अदरवाइज बेटा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कभी ना मेरे से मैनेज हो पाए, मुझे कभी, सबको काम होता है थोड़े बहुत, कभी किसी की फैमिली आ जाती है, कभी कुछ अर्जेंसी हो जाती है, तो क्लास जब तक मैनेज करके चल सके तो तब तक हम मैनेज करके चला लेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत शानदार मेरे प्यारे जग से न्यारे सपोलो का बेटा स्वागत करती हूं मैं। अब बेटा मेरे साम्राज्य में आप लोग वापस आइए, और हम अपने बहुत ही प्यारे से बेटा इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, और आज का टॉपिक है मेल एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया और स्पर्मेटोजेनेसिस। और बेटा जी हम शुरू करेंगे हमारे पिद्दू से सपोलो के साथ में बेटा समाप्ति एक्सप्रेस। कितना क्यूट लग रहा है ना बेटा, अनलाइक यू। हम बेटा शुरू करेंगे समाप्ति एक्सप्रेस, हम क्विक रिवीजन करेंगे पिछली क्लास का। बहुत ही ऑसम आज एक टॉपिक हम करेंगे बेटा, दैट इज दी स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत शानदार, जानदार, मजेदार टॉपिक है बेटा। कोशिश करना है क्लास में बैठे हो तो क्लास में ही क्लास का कंटेंट याद हो जाए। मेडिजी कब आ रही है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। इस महीने के एंड तक बेटा कंफर्म्ड है, आ जाएगी और आप लोगों के पास बहुत जल्द आएगी, ठीक है? तो और मैं भी कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द आपके पास आ जाए। यस एवरीबॉडी, बहुत शानदार। कह रहे अनलाइक यू क्यों बोला? कह रहे ये क्यूट है, हमें क्यों बोला अनलाइक यू? क्योंकि तुम सुपर क्यूट हो ना यार, ये तो क्यूट है, तुम्हारे जैसा कहां बेटा कोई। तुम तो सुपर से भी ऊपर क्यूट लेवल, तुम क्यूटनेस प्रो मैक्स, ठीक है? तुम क्यूटनेस की उसको बेटा पार कर चुके हो, हद। तुम्हारा कंपैरिजन कहां है इस छुटकू से? हाँ चलो बेटा शुरू करते हैं समाप्ति एक्सप्रेस सीरियस मोड में। बेटा आप अपनी नोटबुक को बेटा क्या बंद कर लो, और बेटा एक बारी रिवाइज करो मेरे साथ में, और कोशिश करो कि तुम मतलब देखो एक बारी तुम्हें कितना याद आ रहा है पिछली क्लास का, ठीक है?
तो तुम्हें कितना याद आ रहा है बेटा, एक बारी ट्राई करो, नोटबुक बंद करो। मैं अर्जुनास की भी क्लास में आज यही बता रही थी, मैं तुम्हें भी एक बारी ये बता रही हूँ बेटा, जो भी हम रिवीजन करते हैं ना बेटा, एक्चुअल में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता है कि ये तो हम स्किप कर देते हैं, हम जो फ्रेश टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे, या फिर इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में बिल्कुल भी सिंसियरली नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो 10 मिनट बेटा मैं आप लोगों को देती हूं या अर्जुनाज में देती हूं, आपको पता भी नहीं है कि ये 10 मिनट आपके बेटा प्रिपरेशन में कितना मेजर डिफरेंस क्रिएट करेगा। आप लोगों को ये जो फास्ट रिवीजन मैं कराती हूं बेटा, ये आपको इवेंचुअली बहुत हेल्प करेगा बेटा, इसीलिए इस वाले पोर्शन को बहुत सिंसियरली सुना करो। ये रिवीजन आप लोगों के लिए है बेटा, ये रिवीजन मेरे लिए नहीं है, तो ये आप लोगों की रिवीजन है, और ये आपको एंड में पता चलेगा कि इसने आपको कैसे डिफरेंस क्रिएट किया, बाकी बच्चों से आपको कैसे अलग बनाया। तो बिल्कुल सिंसियरली सुनना, किताबों को बंद कर लो, नोटबुक को बंद कर लो, बस ध्यान करने की कोशिश करो कितना आपको याद आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, और बाद में अकॉर्डिंगली आप रिवाइज करना। समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं बच्चों, और हम एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं लास्ट क्लास का। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, बहुत बेहतरीन डायग्राम आप लोगों ने बनाए थे। हमने कहा था टेस्टिस के अराउंड बेटा एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। मैंने कहा था वो कवरिंग का नाम एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं, और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया आपके टेस्टिस को बेटा कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है। बेटा याद करो, each testis is divided into certain compartments and those compartments are called as testicular lobules। 250 कंपार्टमेंट होते हैं एक टेस्टिस के अंदर, जिन्हें आप बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। Each testicular lobule has beta 1 to 3 highly coiled structures called as seminiferous tubule, जिसका zoomed section हमने बनाया था। तो हर एक बेटा लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें स्पर्म फॉर्मेशन होती है। हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बेटा इंटरनल सेक्शन भी बनाया था कि अंदर से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैसी दिखती है। मैम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अंदर से देखने से पहले हम एक बारी देख लेते हैं कि जब इसमें स्पर्म्स बनते हैं तो स्पर्म्स की मूवमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है। स्पर्म इज गोइंग टू मूव फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बेटा इनटू द स्ट्रक्चर जो कि कहलाता है रेटेड टेस्टिस। आपने एक बहुत ही प्यारा बेटा इसका डायग्राम देखा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मैम मूव करता है स्पर्म रेटेड टेस्टिस में, और रेटेड टेस्टिस से मूव करता है मैम स्पर्म इनटू 10 से 12 वासा एफ्रेंशिया, और वासा एफ्रेंशिया से स्पर्म मूव करता है मैम एक ऐसे स्ट्रक्चर में जो पोस्टीरियर सरफेस पर लोकेटेड होती है। कई बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था तो आंसर भी दिया गया है। पोस्टीरियर मींस द पोस्टीरियर बिहाइंड, है ना, तो बैक साइड। तो डाउट्स मैंने आप लोगों के लिए भी हैं बेटा। कई बच्चे ना आगे के टॉपिक के डाउट पूछते हैं, बिल्कुल आगे जो पढ़ाया ही नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, ऐसे डाउट्स मत पूछना बेटा, ठीक है। एनीवे फ्लो को नहीं तोड़ते हैं। वासा एफ्रेंशिया से जाता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। एपिडिडाइमिस से बेटा स्पर्म जाता है इनटू वास डिफरेंस, ये पाथवे ऑफ स्पर्म हो गया, और यही सारे एसेसरी डक्ट हो गए बेटा रेटेड टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया 10 से 12, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, एसेसरी डक्ट। फिर हमने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन, क्रॉस सेक्शन बनाया था, तो हमें क्रॉस सेक्शन में क्या नजर आया मैम, जब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ध्यान से देखते हैं तो ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, बट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बेटा बाहर के स्पेस को क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ तो आपको ब्लड वेजल्स दिख रही हैं, कुछ आपको सेल्स दिख रहा है जिन्हें बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल, या फिर इन्हें बोला जाता है लेडिग सेल। एक ही बात है बेटा, इंटरस्टिशियल सेल बोल लो या लेडिग सेल बोल लो, एक ही बात है। और आप अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अंदर से देखोगे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं बेटा कुछ स्ट्रक्चर्स जिनके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन्हें स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम, गोनियम इज सिंगुलर, या स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। और स्पर्मेटोगोनिया के अलावा या स्पर्मेटोगोनियम के अलावा यहाँ पे होती हैं कुछ नर्स सेल। स्पर्मेटोगोनियम में माइटोटिक डिविजन्स होते हैं,
लेकिन स्पर्मेटोगोनियम में तो माइटोटिक डिवीजन होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं माइटोटिक डिवीजन। बट स्पर्मेटोगोनिया में जब माइटोटिक डिवीजन हो जाते हैं तो आगे के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें मियोसिस भी होती है, लेकिन स्पर्मेटोगोनिया जो स्ट्रक्चर है स्पेसिफिकली उसके अंदर माइटोसिस होती है। ये आज आपको और क्लियर बेटा समझ में आएगा। मैम यही जो स्पर्मेटोगोनिया है इसमें माइटोसिस होता है, फिर आगे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनमें मियोसिस होता है और इवेंचुअली आगे जाके स्पर्म्स बनते हैं। मैम ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपने दिखाया, ये जो अंदर का खाली पार्ट है इसे ल्यूमन बोलते हैं बेटा, इसे ल्यूमन बोलते हैं। और इसी ल्यूमन की तरफ बेटा आपको क्या नजर आता है, इसी ल्यूमन की तरफ आपको बेटा स्पर्म्स नजर आते हैं। स्पर्म अंदर की तरफ होते हैं और स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं इंटरनली, यानी कि इसके पास दो प्रकार के सेल्स हो गए, सर्टोली सेल हो गए, स्पर्मेटोगोनियम हो गए। इंटरस्टिशियल सेल्स का क्या काम होता है मैम, एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करना, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना, जिसके बिना बेटा आपकी कोई एसेसरी डक्ट ना डेवलप हो सकती है, ना मैच्योर हो सकती है, ना स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकती है, क्योंकि वो मेल हार्मोन्स है बेटा। मेल हार्मोन्स के बिना तो बेटा कोई कार्यक्रम मेल्स में हो ही नहीं सकता बेटा। इसके अलावा आपने ये पढ़ा कि सर्टोली सेल्स, जिनको हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं, जिनको हम सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं मैम, इनके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं बेटा। और मल्टीपल फंक्शंस में आपने फंक्शंस को अभी डिफाइन नहीं किया क्योंकि वो हमें आगे के टॉपिक्स में पढ़ना था। आपने एक दो फंक्शंस लिखे हुए हैं कि सर्टोली सेल का काम होता है मैम डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। मैम आपने ये भी लिखवाया था कि एक्सेस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है उसको एनगल्फ कर जाती है। भाई घर को साफ सुथरा रखना है। आप आज के क्लास में पढ़ोगे स्पर्मेटोजेनेसिस में कचरा मचता है, थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स बेटा इधर उधर होते हैं, तो उस पूरे घर की सफाई करने का काम होता है सर्टोली सेल का। ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स को प्रोड्यूस करती है जिनसे स्पर्म की मैच्योरेशन हो सकती है, आज हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस करती है जो एंड्रोजेंस यानी टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करके बेटा उसके अमाउंट को कॉन्सेंट्रेट करने का काम करती है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से हो पाए। इसके अलावा बेटा एक और हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, बट वो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो हमने यहां तक किया था। एक बारी मुझे बता दो बेटा, कोई दुख दर्द या समस्या तो नहीं है? कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है बेटा किसी को? यस एवरीबॉडी, जल्दी से बताएंगे मेरे सपोले, क्या कोई दुख दर्द समस्या? तो आज एक पोल कंडक्ट कराया जाएगा, देखते हैं पोल माता हमारी चलती है या नहीं, ठीक है। पोल कंडक्ट कराएंगे। अरे स्टॉप पोल, स्टॉप पोल, एक और बार पोल कराएंगे। अरे भाई ठीक है, शो रिजल्ट, ओके फाइन। चलिए 2-3 क्वेश्चन है, बहुत शानदार यार, कोई दुख दर्द समस्या नहीं है। हमारे लक्ष्य के बच्चे समझदार। लक्ष्य बेटा अर्जुना में अब बच्चे आए हुए हैं ना, तो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी कि तुमने कितना जहर उगला था स्टार्टिंग में। मैं उनको बता रही थी कि मेरे भी ये जो लक्ष्य में गए हुए हैं बच्चे, ये अर्जुना में थे भाई, दिमाग खा गए थे यार। स्टार्टिंग के 2-4 क्लास में दिमाग खा गए थे बेटा। तुम्हारे जो छुटकू सपोले है ना यार, ये जूनियर्स, ये भी बेटा वही कर रहे हैं। मैंने इनको बोला कि तुम धीरे धीरे अभी मैच्योर होगे, है ना। तुम्हारी बिल्कुल याद आ गई बेटा, तुम्हारी याद दिला देते हैं, अभी 2-4 क्लास हुई है एकदम। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, ये इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ, उन्हीं की क्लास लेके अभी मैं आ रही हूं, तो बिल्कुल एकदम बेटा तुम्हारा साल याद आ जाता है। क्वेश्चन कहता है ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सर्टोली सेल, बोथ 1 and 3। तो क्वेश्चन काफी आसान है बेटा, तो पोल आई थिंक स्टॉप कर देना चाहिए और आंसर दे देना चाहिए ऑप्शन डी, और शो रिजल्ट कर देना चाहिए। हमें तो पता ही था पोल बेटा चलता ही नहीं है। इसमें बेटा कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है, देखो पोल बेटा चलता ही नहीं है। स्पर्मेटोगोनिया और बेटा सर्टोली सेल, अरे भाई पोल चल गया 88%, बेटा 100% होना चाहिए था, 100%। तो बेटा जी स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल दोनों बेटा आपको लाइन करते हैं। अभी अभी बेटा मैंने पढ़ाया भी, मुस्लिम चौधरी, मनीषा, संदीप, कृतिका, हुसैन, मनन, प्रशांत, पायल, डॉक्टर अनुज, शैलेंद्र पंत ने लीडर बोर्ड में टॉप किया है। ये दोनों सेल्स होते हैं बेटा, बहुत शानदार। चलिए अगला सवाल बेटा आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, ये आप लोग पोल का बेटा वेट मत करो, आप पोल का वेट मत करो। आई नो कई लोगों का पोल नहीं चल रहा होगा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं जिसका चल रहा है वो चलाओ, जिसका नहीं चल रहा है बेटा वो छोड़ दो,
जिसका चल रहा है वो चलाओ, जिसका नहीं चल रहा है वो छोड़ दो बेटा, डायरेक्टली आप आंसर दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पोल से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारा आंसर सही होना चाहिए, उसी से मतलब है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका नहीं चल रहा बेटा छोड़ दो, छोड़ दो। Leydig cells are present in seminiferous tubule and secrete androgen. Leydig cells are present in seminiferous tubule and help in maturation of sperm. Leydig cells are present in interstitial space and secrete androgen are present in। ये जितने भी बच्चों ने जल्दीबाजी में आंसर दिया है ना बेटा, पाप लगेगा। जितने मैं आंसर देख रही हूं, तुम कमेंट्स में क्या दे रहे हो, कमेंट्स में मैंने देख लिया, अब आंसर मत बदलना। जितने भी बच्चों ने जल्दीबाजी में आंसर दिया है ना, नीट में भी यही करते हो तुम। Leydig cells बेटा, चलो स्टॉप पोल। Leydig cells are present in interstitial space and secrete androgens। ऑप्शन सी, सो रिजल्ट बोली, शो रिजल्ट। कई बच्चों ने क्या किया है, ये आंसर मार्क कर दिया बिना। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थोड़ी होते हैं लेडिक सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर थोड़ी होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होते हैं भाई। उसके बाहर के स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं। जिन्होंने भी ए आंसर दिया ना, 2 लप्पड़ लगाओ बेटा, ठीक है। आर प्रेजेंट इन नहीं, इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं और एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं। और तुम्हारा रिजल्ट बता रहे कितने बच्चों ने, देखो एक टीचर की नजर, चीते की चाल, टीचर की नजर पे कभी शक नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत गंदी एक्टिंग की बेटा मैंने। ये देखो 63%, ये 22% बच्चे वही बेटा शैतान है जिनको ना 2 सेकंड में आंसर देना होता है, फिर एग्जाम हॉल से बाहर आके रोते हैं मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, बहुत जल्दी जल्दी में गलती से गलत मार्क कर दिया, पता नहीं कैसे कौन सी गलती। ये 66% बच्चों ने सही आंसर दिया है। हर्ष, आयुष, फतेह, सत्यम, अंशुमन, पायल, देवदूत, कोमल, डॉक्टर खानसा एंड दीपांशी। चलिए जी, कोई दुखदार समस्या तो नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अगला बेटा टॉपिक आज का स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, ये क्वेश्चन कीजिए। ये जल्दी जल्दी में गलती से गलत कर दिया वाला कॉन्सेप्ट नीट में नहीं चलेगा बेटा, ठीक है। चलिए, जल्दी जल्दी शैतान का काम होता है। तुम शैतान हो, लेकिन तुम्हें शैतान जैसा काम नहीं करना है, ठीक है बेटा। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, यहां पे कोई तुम 20,000 रुपए नहीं जीत रहे हो, केबीसी नहीं चल रहा है। आराम से करो, कमेंट में आंसर दे दो अगर पोल नहीं दिख रहा है तो। द पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज, स्पर्म की मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में होती है बेटा? रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया। रेटेटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया, वास डिफरेंस, रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंस, वासा एफरेंशिया, ठीक है। रेटेटेस्टिस तो सबसे पहले बेटा बिल्कुल करेक्ट है। वास डिफरेंस नहीं है, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ऑप्शन 3 बनता है। लेट अस सी कितने बच्चों ने बेटा सही आंसर दिया है। चलिए चलिए, बहुत शानदार। अरे दीदी, कितना बैग में से निकालोगी? चलिए चलिए, जल्दी कीजिए भाई, दिमाग खराब कर रही है बेटा यही। 75%, 13% बच्चों ने सेकंड आंसर क्यों दिया है भाई? एपिडिडाइमिस कहां से? तुम्हारे एपिडिडाइमिस पहले है क्या वासा एफरेंशिया के? लीडर बोर्ड देख लेते हैं। आयुष, आयुष तो कई बार आ गया, हर्ष भी कई बार आ गया। सार्थ परदेशी, आउनजान्या त्रिपाठी, ऑनजोन्या त्रिपाठी। आई एम सो सॉरी बेटा अगर मैं नाम गलत बोल रही हूँ, मेरा भी नाम बेटा लोग गलत ही लेते हैं, ठीक है, बट सॉरी। तरंग, संदीप, अटलजीत, परियात, प्रियम एंड कृतिका। शाबाश बेटा, वेरी गुड। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करें फिर, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, अब बेटा बिल्कुल अटेंशन के साथ में, लास्ट वन पे पोल शो नहीं होता। अरे पोल वोल को मारो गोली बेटा, क्वेश्चन का सही आंसर दो, बस गलती से गलत मत करो, इतना ही है, ठीक है। आज का टॉपिक है बेटा मेल एसेसरी ग्लैंड्स, तो हम बेटा शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस तो हो गई है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें टॉपिक तो याद हो रहा है। क्या कहते हो बेटा? टॉपिक याद हो रहा है? एज सच बेटा टॉपिक याद रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
एज सच टॉपिक याद रखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे जैसा तुम्हारा रिस्पॉन्स मिल रहा है मोस्टली ऐसा लग रहा है कि तुम्हें याद हो रहा है। एसेसरी डक्ट बहुत छोटा सा पार्ट है बेटा, मोस्टली हम पिछले 2 क्लासेस में कवर कर चुके हैं, तो एज सच कुछ नया हम नहीं कर रहे हैं, वही चीज हम थोड़ा प्रॉपरली लिख रहे हैं। बेटा आपके पास डक्ट्स नहीं, एसेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स में आपके पास 3 ग्लैंड्स के नाम आपने पढ़े, सेमाइनल वेसिकल्स आपने पढ़ा था, प्रोस्टेट ग्लैंड आपने पढ़ा था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स कई लोगों ने पढ़ा था, जो फर्स्ट डे से बच्चा शोर मचा रहा था, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, हाँ इसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। और इसको बेटा सबसे बढ़िया तरीका है इसको लिखने का कि हम एक टेबल बना लेते हैं, इसको लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है बेटा टेबल बना लेते हैं, टेबल में ही हम सारे एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, बेटा पोथियां तो हमें लिखनी नहीं है ना, पोथियां तो हमें लिखनी नहीं है, तो हम क्या करते हैं जितना जरूरत है बस उतना, 3 पार्ट्स में क्लास के 3 पार्ट्स में बेटा इस टेबल को हम डिवाइड करेंगे, एक साइड सेमाइनल वेसिकल, एक साइड प्रोस्टेट ग्लैंड, एक साइड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। चलो क्या बोल रहे हो पटना में आपके पिक्चर क्या, चलो पहले ग्लैंड्स के नाम लिखो, सेमाइनल वेसिकल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि बेटा मोस्टली वेसिकल, ठीक है, नहीं नॉर्मल बेटा लैंडस्केप में करने की जरूरत नहीं है, फुल पेज नहीं लगेगा बेटा, आधा पेज है तो भी चलेगा। बेटा आवाज कम है क्या, कई बच्चे या तो स्पैम कर रहे हैं या तो स्पैमिंग कर रहे हो भाई, आवाज तो बिल्कुल कम नहीं, अभी अभी मैंने इसी माइक में अर्जुना की क्लास लिखी है, तुम झूठ बोल रहे हो भाई, भगो यहां से, झूठ नहीं बोलना बेटा, अभी 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 मैंने क्लास ली अर्जुना की इसी वॉइस में। बल्बो यूरेथ्रल, ये 3 ग्लैंड्स होते हैं बेटा, वॉइस इज क्लियर ना, हाँ हाँ देखो बेटा सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये 3 ग्लैंड्स होते हैं जो मेल असेसरी ग्लैंड्स होते हैं। अब बेटा ग्लैंड्स होते क्या है, बेटा ग्लैंड्स होते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो सिक्रीशन बनाते हैं, आपने 11वीं में भी बेटा पढ़ा है ना, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है, ग्लैंड सिक्रीशंस बनाते हैं, बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो सिक्रीशंस बनाते हैं, ये भी सिक्रीशंस बनाएंगे, और हमने बेटा 2री या 3री क्लास में डिस्कस भी किया था कि इनका सिक्रीशन क्या होता है और इनका क्या रोल होता है। वैसे बेटा मैं आपको पहले तो कुछ ऐसी बातें कहने जा रही हूं जो एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में जैसे कि सेमाइनल, बेटा देखो डायरेक्टली नहीं गिवन है, बट आप डायग्राम देखोगे तो आपको डायग्राम में पता चलेगा, जो हम बेटा सेमाइनल वेसिकल बना रहे थे ना, जैसे हम ये ब्लैडर बना रहे थे, इसको बनाना मत, मैं थोड़ा तुम्हें रिवाइज करा रही हूं, जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर था, ये यूरिनरी ब्लैडर था ना, और यूरिनरी ब्लैडर से बेटा ऐसे आपने यूरेथ्रा बनाया था, यूरिनरी ब्लैडर से ऐसे आपने यूरेथ्रा बनाया था, तो जब आप यूरिनरी ब्लैडर के यहां देखते हो तो यहां सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, ये एक्चुअली में ना यूरिनरी ब्लैडर का पीछे का साइड है, तो अगर ये ब्लैडर है तो अगर मैं ब्लैडर को सामने से देख रही हूं तो मुझे सेमाइनल वेसिकल नहीं नजर आ रहे, बट अगर मैं यहां से देखूंगी ना पीछे की तरफ तो एक सेमाइनल वेसिकल इधर, एक सेमाइनल वेसिकल इधर, तो ये सेमाइनल वेसिकल्स जो होते हैं बेटा यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की डायरेक्शन में होते हैं, तो ब्लैडर का ये पीछे का डायरेक्शन है, ये सेमाइनल वेसिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। अगर मैं प्रोस्टेट की बात करूं तो बेटा ये यहाँ पे प्रोस्टेट होता है, तो प्रोस्टेट होता है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, और बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रा वर्ड भी आ रहा है यहां, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स यूरेथ्रा के साइड्स में होता है, साइड्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, साइड्स ऑफ यूरेथ्रा, समझ में आ रही है बेटा बात, इस डायग्राम से आपको बेटा ये समझ आ रही है बात, यस एवरीवन। अगर मैं इन सब की लोकेशन लिखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूं बेटा, ये तो हम इतनी सारी क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अगर मैं इन सब की लोकेशन देखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूं बेटा, इट्स क्वाइट इजी, अभी तो ये हमें बिल्कुल क्लियर है बेटा, इसकी लोकेशन है मैम बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर,
इसकी लोकेशन है मैम बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। तो आई डोंट थिंक बेटा इसमें तुम्हें रेक्टिफिकेशन करना भी पड़ेगा। बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, और बेटा इसकी लोकेशन होती है साइड्स ऑफ यूरेथ्रा, साइड्स ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है ना? यस, डायग्राम नोट नहीं करना, विशाल बोल तो दिया था, है ना? अब बेटा देखो, ये सारे मिलके एक फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं, जिन फ्लूइड को बोला जाता है सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन नहीं है बेटा, इन सबका ओवरऑल सिक्रीशन कहलाता है सेमाइनल प्लाज्मा। जैसे मैंने कहा था कि आप ऐसे इमेजिन करो कि स्पर्म को मूव करने के लिए, स्पर्म स्विम करता है, तो स्पर्म इस सबको, इसको तो नोट करना ही है ना बेटा। यस बेटा, अगर आप देखोगे, क्या मैं बोल रही थी बेटा, बेटा तुम जैसे मैं आपको बता रही थी, स्पर्म को स्विम करने के लिए बेटा एक मीडियम चाहिए होता है, और वो मीडियम वो लिक्विड पार्ट होता है, जो लिक्विड पार्ट आपकी ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है। ये जो ग्लैंड्स होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, जिनका दूसरा नाम काउपर्स ग्लैंड होता है, मैं लिखवा दूंगी अभी, ये सारे बेटा जिस फ्लूइड को बनाते हैं उस फ्लूइड को बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है ना? अब एनसीईआरटी में अलग से बेटा ये नहीं दिया हुआ कि सेमाइनल वेसिकल्स का बताओ क्या सिक्रीशन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का बताओ क्या सिक्रीशन होता है, बल्बो यूरेथ्रल का बताओ क्या सिक्रीशन होता है, सबका अलग से नहीं दिया हुआ। अगर आप ज्यादा पीएचडी करोगे तो बेटा फालतू में परेशान होगे, आपको इसमें बेटा फालतू की ज्ञान नहीं देखना है, सेमाइनल वेसिकल क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, ढिमकाना क्या कर रहा है, आपको सिर्फ ओवरऑल याद रखना है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप ये याद रख सकते हो कि पूरा जो सेमाइनल फ्लूइड होता है बेटा, प्लाज्मा होता है, सेमाइनल प्लाज्मा, उसका मैक्सिमम सेक्रीशन सेमाइनल वेसिकल्स करती है 60 से 70%, 20 से 25% प्रोस्टेट ग्लैंड उसको कंट्रीब्यूट करती है, और बल्बो यूरेथ्रल अराउंड 5%, 5 से 10% बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। ज्यादा से ज्यादा बेटा आप ये लिख सकते हो कि यार सेमाइनल प्लाज्मा कॉन्ट्रीब्यूट्स, सेमाइनल वेसिकल कॉन्ट्रीब्यूट्स 60 to 70% ऑफ सिक्रीशन, 60 to 70% ऑफ सिक्रीशन। प्रोस्टेट के लिए आप लिखोगे इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 20 to 25% ऑफ द सिक्रीशन, 20 to 25% ऑफ द सिक्रीशन। और बेटा बल्बो यूरेथ्रल के लिए लिखोगे इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 5 to 10% ऑफ सिक्रीशन। ओवरऑल इनके सिक्रीशन को क्या बोला बेटा? ओवरऑल इनके सिक्रीशन को, सीमन क्या होता है, वेट करो भाई, तुम आज ही पढ़ लो पूरी डॉक्टरी। इन तीनों के सिक्रीशन को बेटा मैं साइड हो जाती हूं, इन तीनों के सिक्रीशन को आपने क्या बोला बेटा? इन तीनों के सिक्रीशन को आपने बोला सेमाइनल प्लाज्मा। इसमें क्या क्या होता है बेटा? इस सेमाइनल प्लाज्मा में होता है फ्रक्टोज, इस सेमाइनल प्लाज्मा में होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कुछ लोकल हार्मोन्स होते हैं। इस सेमाइनल प्लाज्मा में होते हैं बड़े सारे आयंस लाइक कैल्शियम आयन, इस सेमाइनल प्लाज्मा में होते हैं बेटा एंजाइम्स, इस सेमाइनल प्लाज्मा में होता है म्यूकस। पहले तो बेटा पढ़ाया जाता था कि प्रोस्टेट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बल्बो यूरेथ्रल स्पेसिफिकली क्या करे, बल्बो यूरेथ्रल का तो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, सेमाइनल वेसिकल क्या बना रही है इसमें से, बट अभी आप ओवरऑल याद रखो कि इनका जो सेमाइनल प्लाज्मा, इसका जो ओवरऑल सिक्रीशन है, इसमें ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, आयंस होते हैं, म्यूकस होता है। बट म्यूकस के बारे में स्पेसिफिकली बेटा दिया हुआ है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, जिन्हें हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, इसका सिक्रीशन होता है म्यूकस, जो पीनस की लुब्रिकेशन करता है। लुब्रिकेशन ऑफ द पीनस इज ड्यू टू द म्यूकस सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। लुब्रिकेट करने का क्या मतलब होता है बेटा? जैसे कि ना कभी लुब्रिकेशन का मैं कैसे मतलब समझाऊं, जैसे दरवाजे के जैसे वो फिटिंग्स जो होती है बेटा, कभी दरवाजा आवाज करता है ना, चैं चैं खोलने पर पे पे आवाज आती है, तो आप ऑयल डाल देते हो, तो ऑयल उसको स्मूथ कर देता है, थोड़ा उस मूवमेंट को स्मूथ कर देता है ना।
तो दैट इज लुब्रिकेंट। जैसे आप बॉडी लोशन लगाते हो तो लोशन भी लुब्रिकेंट जैसा काम करता है ना, बॉडी लोशन इज एक्टिंग एज अ लुब्रिकेंट। तो ये जो म्यूकस सिक्रीट होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से, ये पीनस की लुब्रिकेशन करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूं बेटा एक पॉइंट ऐसे करके, ओवरऑल their secretions are called, overall their secretions are called seminal plasma. Overall their secretions are called, एक सेकेंड, overall their secretions are called seminal plasma. Seminal plasma that contains बेटा, इसमें होता है फ्रक्टोज, prostaglandins, certain enzymes, calcium, mucus, etc. डन करो बेटा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है टॉपिक, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा टॉपिक। आपको पता है बेटा, ये जो फ्रक्टोज होता है ना, ये रेप केसेस में भी डिटेक्ट किया जाता है। मैं साइड होके बोलती हूँ, आप इसे नोट करो। आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो जब भी रेप केसेस होते हैं ना बेटा, तो रेप केसेस में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसी फ्रक्टोज को टेस्ट किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। फ्रक्टोज द कंटेंट विच इज प्रेजेंट इन द सेमाइनल प्लाज्मा। तो ये पूरा जो सेमाइनल प्लाज्मा है ना बेटा, इसका मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन सेमाइनल वेसिकल ने किया, लोएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन बल्बोयूरेथ्रल ने किया। बल्बोयूरेथ्रल को काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, ये नोट डाल के अभी हम लिखेंगे। और वो सिक्रीशन जो म्यूकस है बेटा, वो बल्बोयूरेथ्रल का है, वो भी हम एक नोट डाल के लिखेंगे। ठीक है, डन कर लो बेटा। और जब डन हो जाए तो एक बारी बेटा थम्स अप दे देना। डन हो जाए तो एक बारी बेटा थम्स अप दे देना। राजेश बेटा यस, इन तीनों के मिलाके सिक्रीशन को सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। बिल्कुल बेटा, अभी मैं बताऊंगी भी उसे, एक नोट फॉर्म में एक और बार लिख लेंगे। ठीक है, कैल्शियम के बाद क्या लिखा है? म्यूकस लिखा है बेटा। जब आप लोगों का हो जाए तो एक बारी थम्स अप दे देना बेटा। पक्की बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। एक नोट डाल के लिखे, एक दो बातें हम नोट डाल के लिख लेते हैं। Number 1, the secretions of male accessory glands, the secretion of male accessory glands is known as seminal plasma, is known as seminal plasma। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेमाइनल प्लाज्मा, इसके बारे में मैं बाद में भी डिस्कस करूंगी जब मैं स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी आपको। सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इन दोनों को एक साथ मिला के बोला जाता है सीमन। जो आप लोग पूछ रहे थे ना, दिस इज सीमन। इन दोनों को एक साथ मिला के बोला जाता है बेटा सीमन। वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, bulbourethral glands
bulbourethral glands, also known as Cowper's gland, also known as Cowper's gland, secretes mucus that helps in lubrication of penis. That helps in lubrication of penis. इसको डंडन कर लो बेटा. ग्लैंड बेटा K/A का मतलब होता है, हाँ आदित्य बेटा टेबल कंप्लीट है. मैंने बोला तो था छुटकू सी टेबल है. K/A का मतलब होता है नोन एज. K/A का मतलब है नोन एज. स्कूल में शॉर्ट फॉर्म से नहीं लिखते हो क्या कोई चीज? डन कर लो. हम तो लिखते थे बेटा, इसका मतलब होता था विद, इसका मतलब होता था विच, इसका मतलब होता था कॉल्ड एज, इसका मतलब होता था नोन एज, और भी बहुत सारे. इसका बिकॉज को हम लिखते थे ऐसे, बिकॉज, है ना, विद रिस्पेक्ट टू. बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म है यार, ये तो छोटे छोटे हैं. चलो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फिर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अगर आप बात करो बेटा, आई थिंक ना इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग बेटा भूल गई हूं, लेके आना. एसेसरी ग्लैंड्स की एनसीईआरटी की रीडिंग छूट गई है, थोड़ा सा बेटा आप मैनेज कर लेना. ठीक है. मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये बेटा लास्ट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. एंड बेटा इसमें आपने एक तो पढ़ा है स्क्रोटम, और इसमें बेटा एक आपने पढ़ा है पीनस. आपको ऑलरेडी पता है स्क्रोटम के बारे में, तो हम ज्यादा इसके बारे में बेटा नहीं लिखेंगे. सैक लाइक स्ट्रक्चर which encloses testis. ठीक है. यस यस. पीनस के बारे में बेटा आप लिखोगे, ऑफ कोर्स पीनस इज अ, बेटा पीनस के बारे में ना यहां पे लिखते हैं और राइट साइड में थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे. पीनस के बारे में बेटा हम कह सकते हैं कि इट इज the external genitalia, it is the external genitalia having erectile tissues using which the erection and enlargement of penis occurs. और मैंने आपको बताया था बेटा, आपको पता है कई सारे मेल्स में ये प्रॉब्लम होती है, जो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे. ओ पेयर्ड अनपेयर्ड रह गया, संस्कृति बेटा
यस यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेयर्ड अनपेयर्ड छूट गया है, मैं लिखवा देती हूँ बेटा, आई एम सो सॉरी बेटा, वो वाला पॉइंट छूट गया है, ग्लैंड्स में लिखवाना, कोई बात नहीं, एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे, इनमें से कौन सा पेयर्ड है कौन सा अनपेयर्ड है बेटा, आई एम सो सॉरी, ठीक है, अभी मैं लिखवा देती हूँ, एक सेकेंड। बेटा आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ोगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, कि इनफर्टिलिटी होती है, कई बार मेल्स भी अनफर्टाइल होते हैं, कई बार फीमेल भी इनफर्टाइल होती है। इनफर्टाइल होने का मतलब बेटा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो कई बार समस्या मेल में होती है, कई बार समस्या बेटा फीमेल के अंदर भी होती है। तो मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शंस भी होते हैं, इरेक्शन में प्रॉब्लम है। और इरेक्शन होना क्यों जरूरी है मैम, इरेक्शन कैसे होता है, तो पीनस के अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज, जिनकी प्रॉपर्टी होती है, जिनकी मदद से इरेक्शन होता है पीनस में, हाई ब्लड फ्लो होता है एंड इरेक्शन होता है। टिश्यूज के नाम एनसीईआरटी में दिए नहीं हुए हैं बेटा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पोरा कैवर्नोसम, तो वो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, तो आपको लिखना भी नहीं है, आप सिर्फ ये याद रख सकते हो कि इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। ये इरेक्शन होना इसीलिए जरूरी है, बिकॉज अगर इरेक्शन नहीं होगा पीनस में तो बेटा क्या नहीं हो सकता, इंसेमिनेशन नहीं हो सकता, और इंसेमिनेशन का मतलब था ट्रांसफर ऑफ द गेमीट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो अगर इंसेमिनेशन नहीं होगा तो बेटा आगे का प्रोसेस तो हो ही नहीं पाएगा, है ना, आगे का प्रोसेस तो हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए पीनस की इरेक्शन होना जरूरी है टू फैसिलिटेट बेटा इंसेमिनेशन एंड फर्दर लीड टू प्रेगनेंसी, इन केस अगर बेटा ओवा भी अवेलेबल हुआ तो प्रेगनेंसी होगी, बट इंसेमिनेशन के लिए जरूरी है। अगर मैं पीनस बेटा, वैसे तो हमने बनाया हुआ था, बट अब छोटा सा एक डायग्राम जैसे अगर हम बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, जैसे ये यूरेथ्रा बना रही हूं मैं, क्योंकि यूरेथ्रा बेटा पीनस के सेंटर में से पास करता है, और इसके अलावा आप इस तरीके से बना सकते हो कि ऐसे टिश्यूज होते हैं बेटा, अरे यार ठीक है, एंड आपको ये भी पता है बेटा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एनलार्ज्ड फ्रंट पार्ट ऑफ द पीनस इज कॉल्ड एज द ग्लैंस पीनस, है ना। And then it is covered, the glans penis is covered by a retractile skin that is called as foreskin। सारी बातें हमने बेटा पहले ही की हुई है, हमने सारी बातें पहले ही की हुई है, बस उसको अब अलग से बेटा लिख रहे हैं। ये जो पिंक और येलो कलर से आपको दिख रहे हैं पीनस के अंदर, ये इरेक्टाइल टिश्यूज हैं, ये इरेक्टाइल टिश्यूज है, ये बेटा ग्रीन कलर की फोरस्किन दिख रही है। हमने फोरस्किन के बारे में पहले लिखा हुआ है, तो आप बेटा फिर से पोथियां मत बनाओ, लिखा तो ग्लैंस पीनस के बारे में भी है। यूरेथ्रा की ओपनिंग को क्या बोलते हैं बेटा, यूरेथ्रा की ओपनिंग को यूरेथ्रल मीटस या यूरेथ्रल ओरिफाइस, हाँ या ना, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, हाँ या ना, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, ग्लैंस पीनस enlarged front part, yes everybody, डन 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 कर लो बेटा जी। मैं खासकर देखो, मैंने सपोलो का तो बेटा वेलकम कर ही दिया है, लेकिन मैं खास वेलकम करना चाहूंगी हमारे क्लास में मौजूद आज के बहुत सारे सपोलों का। ठीक है बेटा, एक सेकंड देना,
तो मैं ये बोल रही थी कि मैं खास स्वागत करना चाहूंगी बेटा बहुत सारे स्पैमर्स का, जो बहुत सारे स्पैमर्स आज आए हुए हैं बेटा, बहुत ज्यादा कुछ भी लिख रहे हो यार, कमेंट्स में कुछ भी लिखे जा रहे हो, ठीक है बेटा। यहां तक हो गया है क्या सभी का? तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है बेटा, इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, पीनस के सेंटर में से जाता है बेटा यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा की ओपनिंग को बोला जाता है बेटा यूरेथ्रल मीटस। एनलार्ज फ्रंट पार्ट को बोला जाता है बेटा ग्लैंस पीनस विच इज कवर्ड बाय अ रिट्रैक्टाइल स्किन, जिसे बोला जाता है बेटा क्या? जिसे बोला जाता है फोरस्किन। यस एवरीवन, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, लिख लिया ना हमने, एनलार्जमेंट अकर्स। अभी एक बार एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, इरेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर insemination. Erection is required for insemination. very important point बेटा, very important point। प्रज्ञा बेटा, एनक्लोजेस का मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैंगो एनक्लोजेस द गुठली, तो मैंगो एनक्लोजेस द गुठली मींस मैंगो के अंदर गुठली है, समझे ना? वैसे ही फोरस्किन को प्रिप्यूज भी बोलते हैं, ये बात हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। डन। एक बारी बेटा अगर आप लोग का हो गया है तो एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, ठीक है? डन। पेयर्ड अनपेयर्ड मैं लिखवा दे रही हूं, पेयर्ड अनपेयर्ड में लिखवा दे रही हूं। चलो यहां पे एक पॉइंट छूट गया था, तो पेयर्ड अनपेयर्ड लिख लेते हैं बेटा। सेमाइनल वेसिकल्स कैसे होते हैं? पेयर्ड। प्रोस्टेट कैसे होते हैं बेटा? सिंगल। बल्बो यूरेथ्रल कैसे होता है बेटा? पेयर्ड। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, एक बच्ची ने याद दिला दिया तो हमने ये लिख लिया है, ठीक है। पेयर्ड अनपेयर्ड बेटा एक बारी नोट कर लो, पेयर्ड अनपेयर्ड बेटा एक बारी नोट कर लो। ठीक है, चलो एक बारी एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं बेटा। एसेसरी ग्लैंड्स वाला पार्ट बेटा मैं लेके नहीं आई हूं, तो थोड़ा एसेसरी ग्लैंड्स वाला, हाँ एसेसरी ग्लैंड्स वाला बेटा छूट गया, तो एसेसरी ग्लैंड्स वाला थोड़ा सा आप रीड कर देना, ठीक है। देखो, penis is the male external genitalia. It is made up of a special tissues, erectile tissues होते हैं, टिश्यू नहीं tissues होते हैं, that helps in the erection of penis to facilitate insemination. Insemination करवाने के लिए बेटा, ठीक है। The enlarged end of the penis is called as glans penis and it is covered by a loose fold of skin. It is called as foreskin. ये तो बेटा सेमिनिफेरस टिब्यूल का डायग्राम दिया हुआ है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल का बेटा डायग्राम दिया हुआ है। सेमिनिफेरस टिब्यूल के सेक्शन में ये देखो, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, और सेमिनिफेरस टिब्यूल का ये रेड वाला बाहर का स्पेस जो है, ये बेटा कौन सा स्पेस है? ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। और इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर बेटा क्या है आपके पास? मेल जर्म सेल्स आपको दिख रहे हैं बेटा, दैट इज अ स्पर्मेटोगोनिया। आपको ल्यूमन की तरफ बेटा स्पर्म्स भी दिख रहे हैं, और इंटरस्टिशियल सेल्स बेटा आपको इंटरस्टिशियल स्पेस में दिख रहे हैं। ये डायग्राम जो था बेटा, ये इतना अनक्लियर डायग्राम था कि अगर हम खुद से वो डायग्राम नहीं बनाते तो बेटा आपको इस डायग्राम से तो क्लैरिटी नहीं मिलती है ना। तो इस डायग्राम को अब आपको उतनी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या किया है बेटा, अच्छी तरीके से डायग्राम को बना के पढ़ लिया है। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा। एक बारी मुझे थम्स अप दे दो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है। एक बारी बेटा थम्स अप दे दो, फिर हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक बारी बेटा थम्स अप दे दो।
डन. स्पर्मेटोजेनेसिस. यस एवरीबॉडी, जल्दी 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 बताएंगे. ऑल क्लियर, ऑल गुड. बहुत शानदार बेटा, वेरी वेरी नाइस. देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा हमारा खत्म हो चुका है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सारे पार्ट्स बेटा, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया, फिर हमने बेटा इंडिविजुअली हर एक स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया, फिर हमने बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर सबके देखे, ग्लैंड्स देखा, जेनिटेलिया देखा, डक्ट्स देखे, एवरीथिंग वी हैव डन. और मेल से एसोसिएटेड बेटा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो मेल में गैमीट बनता है, दैट प्रोसेस, एंड इट इज सुपर इजी. बहुत ज्यादा आसान है बेटा, वेरी वेरी इजी. मैं इसका फ्लो चार्ट लेके आई हूं ना. हाँ बेटा बहुत आसान है, इतना मजेदार टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है. और ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर बेटा फीमेल से स्टार्ट करेंगे. ये मेल वाले का लास्ट पार्ट है, ठीक है. अब जब आप बेटा टॉपिक ही देख रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं बेटा? इस वर्ड को जरा तोड़िए, इससे आप क्या समझ रहे हैं बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्म जेनेसिस मतलब जनरेशन, जेनेसिस मतलब जनरेशन. बेटा इसकी कुछ बेसिक बातें हमने फर्स्ट क्लास में की थी, जब मैंने आपको बताया था कि मेल और फीमेल, मेल में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में होता है oogenesis. इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है. वेरी गुड वेरी गुड बेटा. सपोला आर्मी सारे स्पैमर्स की बैंड बजा दो. बेटा पता है क्या, जो बकवास लिखते हैं ना उनको लगता है उनके बस उनकी बात को एड्रेस कर दिया जाए, उनको मजा आ जाएगा उनकी बात को एड्रेस कर दिया जाए. बट जब आप उनके कमेंट्स को पढ़ो ही ना, उनको भाव ही ना दो बेटा, मजे आते हैं, बड़े मजे आते हैं, करते रहो, ठीक है. स्पर्म की जनरेशन, तो दिस इज द गैमीटोजेनेसिस. दिस इज द गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस, गैमीटोजेनेसिस इन मेल्स. दिस इज द गैमीटोजेनेसिस इन मेल्स. बहुत शानदार. आप लिख रहे हैं मैम प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, वेरी गुड, एंड कंटिन्यूज इवन इन द ओल्डर मेन. एब्सोल्युटली राइट. आप जब oogenesis के बारे में आपने बेटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, तो आपने कहा था oogenesis जो होता है, oogenesis is actually initiated during the embryonic life. लेकिन बेटा spermatogenesis जो होता है, that is initiated at the time of puberty. oogenesis मैम एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है, दैट इज द मेनोपॉज. लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूज इवन इन ओल्डर मेन. तो हम लिखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स, बोर्ड को बिल्कुल मौत आ रही है बेटा. स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी. बेसिकली प्यूबर्टी बोलते हैं जवानी. जवानी मतलब क्या भाई? हॉर्मोन्स. एक्चुअल में देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सर्टेन हॉर्मोन्स. आपने 11th क्लास में कुछ हॉर्मोन्स पढ़े थे, GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स होते हैं, जो पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH इनको रिलीज करवाते हैं. इनका नाम होता है गोनाडोट्रोफिन्स. जिन्होंने भी 11th में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ये तो बेटा मैं पढ़ाऊंगी ही, अभी सब कुछ लिखवाऊंगी, बताऊंगी किसका फुल फॉर्म क्या है, कौन कहां से रिलीज होता है. बट क्वेश्चन आता है कि मैम प्यूबर्टी पे क्यों चालू हुआ? प्यूबर्टी पे इसलिए चालू हुआ क्योंकि प्यूबर्टी में तुम्हारे हॉर्मोन्स का एकदम से लोचा हुआ. प्यूबर्टी में एकदम बेटा सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गए गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो बस एकदम से स्पर्मेटोजेनेसिस चालू हो जाती है. यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी. तो हम लिखते हैं ड्यू टू the significant rise, due to the significant rise in hormones, significant rise in hormones like GnRH
इसका फुल फॉर्म पहले तो लिख लो, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस का है, हाइपोथैलेमस का है, कॉमा FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसे तो बेटा ये 11वीं में हम पढ़ते हैं, बट आई नो 11वीं बर्बाद है मैम, कॉमा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन हार्मोन्स का जो बेटा एकदम से लोचा हुआ ना, बस, और ये हार्मोन्स होते हैं बाई एंटीरियर पिट्यूटरी। बस इनमें जो बेटा इतना राइज हुआ, इसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, इसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। हाँ, कई लोगों को तो पता है बेटा, जिगर बेटा तू एकदम वो है, एकदम तेज बच्चा क्लास का, लेकिन सारे बच्चे बेटा तेज थोड़ी हैं। यस, हाँ गौरव बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बेसिकली बेटा इन हॉर्मोन्स का लोचा होता है, इंक्रीज होते हैं भाई ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्यूबर्टी के वक्त में, जिसकी वजह से ये स्टार्ट होती है। और हमने ये भी लिखा था मैम, जो हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टार्ट तो लिख दिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूस, बोर्ड को बेटा बड़ी मौत आ रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूस even in older men, even in older men। बेटा फटाफट से डन डनाडन डन कर लो, फटाफट से बेटा डन डनाडन डन कर लो, फटाफट से बेटा डन डनाडन डन कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो जाए तो बताना, फिर बेटा हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। हो जाए तो बताना, फिर हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ओ माय गॉड, सपोला एंड सपोलीज आर ऑल डन, बहुत शानदार। अरे भाई ल्यूटिनाइजिंग में S लगा लो, Z लगा लो, की फर्क पैंदा है, अमेरिकन, ब्रिटिशन, इंडियन, अंग्रेजी। अरे यार मेन का M कहां गया, डन। अब बेटा आप फुल कंसंट्रेशन से सुनेंगे, मैं आपको सिग्निफिकेंट टाइम दूंगी लिखने का, बट आपका पर्पस लिखने का कम, पहले ध्यान से सुनने का है बेटा, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है? यस, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं आपको इनफ टाइम दूंगी बेटा लिखने का। मैं चाहती हूं आपका फोकस हो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस समझने में। आप आज की क्लास करके जाओ तो आपको ये लगे ना कि मैम ये जो बनाया हुआ है ये क्या है, और ये जो आप देखो बेटा ये बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं दिया हुआ है, ये बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं दिया हुआ है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं आपको आराम से टाइम दूंगी, लेकिन आप समझ के जाना टॉपिक को, क्योंकि जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से समझ जाओगे ना, तो कल को जब मैं आपको oogenesis पढ़ाऊंगी तो आपको उसमें भी ना रिलेट करने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना? देखो अब हम बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? 2-3 टर्म्स जिनमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, एक स्पर्मेटोजेनेसिस, तो सबकी फुल फॉर्म, सबकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। ये टर्म्स जो हैं, ये बेटा एक मीम नहीं है, मीम कि इधर भी स्पाइडरमैन है, इधर भी स्पाइडरमैन है, इधर भी स्पाइडरमैन है, सब सेम लग रहे हैं पर सब सेम नहीं है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन सब सुनने में सेम लगते हैं बट एक्चुअल में सेम नहीं है, है ना? तो हम इसको भी क्लियर करेंगे।
अब स्पर्मेटोजेनेसिस चालू कैसे होती है? तो जैसे कि बेटा हमने कहा था कि हमारे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं मेल जर्म सेल, और मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम, गोनियम बोल रही हूं तो सिंगुलर है, गोनिया बोल रही हूं तो प्लूरल है, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। अब बेटा आप स्पर्मेटोजेनेसिस को बेटा आपको फ्लोचार्ट बनाना है, ठीक है ना। तो फ्लोचार्ट ऐसा ही बनेगा, सीधा सीधा मैं बेटा आप ना नोटबुक के थोड़ा सा बिल्कुल लेफ्ट में थोड़ा कम स्पेस रखेंगे, राइट में थोड़ा ज्यादा स्पेस रखेंगे, और मैक्सिमम फ्लोचार्ट जो है सेंटर पे बनेगा, मैक्सिमम फ्लोचार्ट बेटा सेंटर पे बनेगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से नोटबुक में लिखना, इसी तरीके से नोटबुक में लिखना, ताकि आपको बेटा फिर मौत ना आए बाद में कि मैम हमारे पास जगह नहीं है। आप सीधा सीधा बेटा पोर्ट्रेट में ही करना है, लैंडस्केप में नहीं करना है, नॉर्मल पोर्ट्रेट में करना है, पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले बेटा हम स्ट्रक्चर वो वाला बनाते हैं जिससे हमें स्टार्ट करना है, और वो स्ट्रक्चर है बेटा ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ये स्ट्रक्चर कहलाता है स्पर्मेटोगोनियम, जो आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल में था, पेरिफ्री पे लोकेटेड था। और इसमें हम बेटा इसको पता है कैसे लिखा जाता है? कोई मुझे बता सकता है इसका क्या मतलब है? जो मैंने 2n लिखा हुआ है, हाफ पेज नहीं बेटा, हो सकता है फुल पेज भी लगे, बट अगर आपके पास हाफ पेज का स्पेस है ना तो आप हाफ पेज से शुरू करो, और जो फ्लो चार्ट कंटिन्यूड होगा वो आप नेक्स्ट पेज में कर सकते हो, कोई लोड नहीं है, ठीक है, कोई लोड नहीं है बेटा। आप हाफ पेज में शुरू करो, हाफ पेज से फिर नेक्स्ट पेज में पहुंच जाना, कोई दिक्कत नहीं है, आधा आधा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। 2n वेरी गुड बेटा। ये डिप्लॉयड हैप्लॉयड तुमने कहीं पढ़े हैं 11th में? 11th में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ी है, और उसी सेल साइकिल और सेल डिवीजन में शायद तुमने मियोसिस, माइटोसिस ये वाले बेटा प्रोसेस पढ़े होंगे। लेकिन जिन भी बच्चों की, यानी कि 90% बच्चों की 11 जो बर्बाद है, उनके लिए मैं माइटोसिस और मियोसिस को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। ये जो 2n मैंने लिखा हुआ है, ये प्लॉइडी होती है, क्रोमोसोम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब मैं किसी भी सेल को, स्पर्मेटोगोनियम एक सिंगल सेल मैंने ये जो दिखा रखा है, इसमें मैंने इसकी प्लॉइडी लिखी हुई है 2n, इसका मतलब है ये डिप्लॉयड है, इसका मतलब है बेटा ये डिप्लॉयड है। अगर मैं 2n लिख रही हूं तो मैं साइड में बेटा मैं कहीं पे ना नोट डाल के मेंशन कर दूंगी, 2n का मतलब डिप्लॉयड, n का मतलब होता है हैप्लॉयड। तो ये क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बट क्योंकि आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हो या oogenesis पढ़ रहे हो, तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis में 2n का मतलब क्या है और n का मतलब क्या है एग्जैक्टली क्रोमोसोम वाइज, ये भी आपको बेटा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे अगर मैं इसे लिखूं बेटा राइट साइड में, इसका मतलब है मैम ये डिप्लॉयड है। बेटा डिप्लॉयड मत लिखो, डिप्लॉयड तो मैं बाद में बता दूंगी। इसका मतलब मैम इसके पास 46 क्रोमोसोम्स है, इसके पास 46 क्रोमोसोम्स है। कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं बेटा इसको समझने में? क्रोमोसोम पर सेल बेटा इसको समझने में कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं कि मैंने 46 क्यों लिखा? क्योंकि डिप्लॉयड है। और बेटा 46 को यहां पे लिखने का एक और तरीका है जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, 44 प्लस XY। 46 को लिखने का एक और तरीका है 44 प्लस XY, ठीक है। और यहां पे इस XY की कीमत बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे इस XY की कीमत बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आगे बेटा तुमको काम आएगा। किसमें आगे तुम्हें काम आएगा? मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, मतलब सपोला आएगा या सपोली आएगी, ठीक है। बेसिकली यहां तक तो कोई दुखदर्द समस्या नहीं? यस मैम, स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होती है। ये मेल जर्म सेल है, इनकी प्लॉइडी डिप्लॉयड होती है। 2n यानी 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि इसको लिखने का एक तरीका है 44 प्लस XY, ठीक है। यस बेटा, स्पर्मेटोगोनियम एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि स्पर्मेटोगोनियम में माइटोटिक डिविजन्स होती है। माइटोटिक डिविजन्स में क्या आपका क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है? बताओ।
माइटोटिक डिवीजन में जब सेल डिवाइड करती है, एक का दो बनता है, तो क्या इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है? बताओ ना, ये तो तुमने पढ़ा हुआ होगा ना, ये तो तुमने पढ़ा हुआ होगा। नो, बिल्कुल भी नहीं। वेरी नाइस बेटा, शानदार, ऐसे आंसर देते रहो। अब बेटा मैं कह रही हूं कि ये जो आपके स्पर्मेटोगोनियम थे, ये क्या करते हैं, ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। माइटोटिक डिविजन्स एक ऐसी डिविजन्स होती हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता बेटा, क्रोमोसोम नंबर बेटा चेंज नहीं होता। ये क्यों करती है माइटोटिक डिवीजन बेटा? ये माइटोटिक डिवीजन इसीलिए करती है ताकि ये अपनी पॉपुलेशन को, अपनी जनसंख्या को मेंटेन कर सके। सो बेसिकली आपकी स्पर्मेटोगोनियम में क्या हो रहा है, माइटोसिस। आपकी स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके अपनी जो जनसंख्या है, अपनी जो प्रोजेनी है, उसको मेंटेन करती है, अपनी प्रोजेनी को मेंटेन करती है। तो आप देख रहे हो, एक स्पर्मेटोगोनियम से दो स्पर्मेटोगोनियम, फिर बेटा ये भी आगे डिवाइड करेगा। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नहीं दिखा रही हूं, सब कुछ लिखना है, सब कुछ लिखना है। इक्वेशनल डिवीजन आप मियोसिस में पढ़ते हो एक जगह पे, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है? आपको मेरी बात यहां तक समझ में आई बेटा? धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे। तो मैंने क्या बोला, डिप्लॉइड सेल्स थे मैम, स्पर्मेटोगोनिया था या स्पर्मेटोगोनियम। डिप्लॉइड मतलब 46 को लिखने का तरीका है कि मैं 44 प्लस XY लिख देता हूं। मैम ये स्पर्मेटोगोनियम मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं, ये माइटोटिक डिफरेंशिएशन करते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। माइटोटिक डिवीजन से मैम ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। इन्हीं में से, वैसे तो बेटा जब आप डिटेल में पढ़ोगे आगे, मैं इन पॉइंट्स को बेटा लिखवा दूंगी बेटा, इसमें मत जाना कि मैम लिख देते हैं सब कुछ यहीं पे, मैं सब कुछ लिखवाऊंगी, तुम चिंता मत करना, ठीक है? सब कुछ लिखवाऊंगी। अच्छा, इन्हीं में से वैसे तो डिटेल में जब पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया होता है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया होता है, और एक पर्टिकुलर स्पर्मेटोगोनिया है जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है। सारे नहीं होते, बट आपके एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, ठीक है? हाँ, मेरे साथ साथ लिखो लिखो लिखो, ये थोड़ा बहुत तो लिख सकते हो यार मेरे साथ में, ये थोड़ा बहुत तो बेटा लिख सकते हो। एक बच्चा कह रहा है कि मैम बहुत स्पीड हो रहा है, जल्दी। यस एवरीवन, बेटा स्पीड हो रहा है क्या? अभी तक मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में एक लाइन लिखी है, कहां से स्पीड हो रहा है? लिखो 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 लिखो, बिल्कुल लिखो। एक बच्चा कह रहा है फास्ट करो, और कुछ, और कुछ, कुछ भिजवा दूं बेटा, चाय नाश्ता पानी, मैगी शैगी भिजवा दूं, गाने वाने बजवा दूं बेटा, यहां नृत्य कर दूं, नृत्य? हाँ बताओ बताओ, डिमांड करो। कुछ पढ़ाया ही नहीं है अभी तक, पहले से ही रो रहे हो। स्पर्मेटोगोनियम हो गए बेटा। अब मैं कह रही हूं इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनियम कन्वर्ट हो जाते हैं, इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनियम बेटा कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है? वैसे तो बेटा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होते हैं, थोड़ा सा साइज में इंक्रीज होते हैं, बट एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। एनसीईआरटी में सिंपली कहता है कि यार स्पर्मेटोगोनियम सिर्फ अपनी पॉपुलेशन को एक तो इंक्रीज कर रही है, डिवाइड कर रही है माइटोटिकली, और माइटोटिकली डिवाइड करके ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रही है। हम सब कुछ लिखेंगे, एनसीईआरटी ने बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ। हमने भी वही कहा कि मैम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बनी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया से ही बनी। कुछ स्पर्मेटोगोनिया ही मैम क्या करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को बनाते हैं। तो बेटा यहां पे प्लॉइडी चेंज नहीं हुई, कोई मियोसिस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी बेटा मियोसिस नहीं हुआ, यानी रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ मैम,
कुछ स्पर्मेटोगोनिया ही कन्वर्ट हो जा रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। जब स्पर्मेटोगोनिया का ही कन्वर्जन हो रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो प्लॉइडी तो चेंज ही नहीं हुई बेटा, प्लॉइडी तो चेंज ही नहीं हुई ना बेटा। इनको आपने क्या बोला, इनको आपने बोला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो बेटा अगर प्लॉइडी चेंज नहीं हुई तो इसका क्रोमोसोम नंबर मैं कैसे लिख सकती हूं? ठीक है, इनका क्रोमोसोम नंबर मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा? क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इनका क्रोमोसोम नंबर? क्या मैं इनका क्रोमोसोम नंबर ऐसे लिख सकती हूँ बेटा? इनका भी 46 और इनको भी लिख सकती हूँ मैं 44 प्लस XY। पहले मुझे बताओ यहां तक किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या? इसको भी पिंक में कर देते हैं बेटा, इसको भी पिंक में कर देते हैं। मैं यहां पे लिख भी दे रही हूं, a few spermatogonia converts into primary spermatocyte, ताकि तुम्हें क्लैरिटी फ्लो चार्ट में ही मिलती जाए। और यहां पे मैं लिख देती हूं स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिकली डिवाइड टू मेंटेन इट्स नंबर, टू मेंटेन इट्स नंबर। कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है? यस मैम, ऊपर जो 4 है उनका क्या होगा? बेटा वो तो मैं तुम्हें ये दिखा रही हूं ना, एक स्पर्मेटोगोनिया का फ्यूचर क्या है। मैं एक स्पर्मेटोगोनिया की बात कर रही हूं, हो सकता है इनका भी बेटा फ्यूचर कुछ हो। मैं बेटा सब में तो डिवीजन नहीं दिखा सकती ना, इसमें भी तो आगे डिवीजन होगी माइटोसिस। मैं सिर्फ बेटा एक स्पर्मेटोगोनिया का फ्यूचर दिखा रही हूं कि एक, और ये क्वेश्चन पूछते हैं बेटा कि एक स्पर्मेटोगोनिया से आगे जाके कितने स्पर्म बने, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आगे जाके कितने स्पर्म बने। अब बेटा पूरा बोर्ड भर जाएगा ना अगर मैं सबको दिखाऊं। थम्स अप दे दो बेटा अगर यहां तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं है। यस, जगह नहीं है ऊपर तो बेटा इसको हम अलग से क्या करेंगे, एक नोट फॉर्म में आप नोट कर लेना, ठीक है। यस, इसको अलग से नोट फॉर्म में नोट कर लेना। क्या लोड है? कोई लोड ही नहीं है। यस, पक्की बात। तो बेटा वापस से शुरू करते हैं। आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर थे कई सारे स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम जो थे मेल जर्म सेल, जिनमें सबसे पहले डिप्लॉइड प्लॉइडी देखी गई, 46 क्रोमोसोम देखे गए, जिसको लिखने का तरीका है 44 प्लस XY। इनमें होती है माइटोटिक डिवीजन, और ये एक का दो करते हैं, बट इनकी क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होती और ये अपनी जनसंख्या को मेंटेन करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं। इनमें से कुछ बेटा स्पर्मेटोगोनियम कन्वर्ट हो जा रहे हैं इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसकी भी प्लॉइडी चेंज नहीं हुई, इसीलिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी हम प्लॉइडी 2n ही लिखते हैं, यानी कि 44 प्लस XY यानी 46। अब होगा बेटा, अब खेला हो बे, क्या खेला हो बे रे? इसमें होगा बेटा क्या? इसमें होगा मियोसिस 1, इसमें होगा बेटा जी मियोसिस 1। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछते हैं मियोसिस 1 किस स्ट्रक्चर में होता है? इसमें होता है बेटा मियोसिस 1, और आप सबको बेटा ये पता है मियोसिस 1 से क्या होता है रे? वही होता है रे, क्या होता है रे? मियोसिस 1 से क्या होगा? मियोसिस 1 में क्या होगा? और बेटा सेल्स हमेशा इक्वली डिवाइड करती है, तो इक्वल ही डिवाइड कर रहे हैं। जल्दी बताओ, मियोसिस 1 से रिडक्शनल डिवीजन है या इक्वेशनल डिवीजन है? पहली बात तो ये जो स्ट्रक्चर बने इन्हें क्या बोलते हैं? ये जो स्ट्रक्चर बने इन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। पहली बात तो ये
ई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, ये स्पर्मेटोगोनियम था, अरे यार ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। वेरी गुड, शानदार, जानदार, रिडक्शनल डिवीजन। कोई मुझे बेटा थोड़ा सा अपना बेटा इत्तू सा पिद्दू सा छोटू सा दिमाग लगा के बेटा थोड़ा मुझे बताना कि इसका मैं क्रोमोसोम कैसे करके लिखूं, इसका मैं क्रोमोसोम कैसे करके लिखूं। जैसे तुम बोल रहे हो कि मैम रिडक्शनल डिवीजन है, तो रिडक्शनल डिवीजन मतलब मैम मैं हैप्लॉइड तो कर दूंगी, मैम रिडक्शनल डिवीजन है मतलब मैं हैप्लॉइड तो कर दूंगी, पर क्रोमोसोम को कैसे लिखना है, जैसे ये 23, जैसे ये 23, पर इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखूं, उसको कैसे लिखूं। ठीक है, हैप्लॉइड तो तुमने बिल्कुल सही बताया, पर मैं इसको, इस वाले को क्या ऐसे लिख सकती हूं 22 प्लस एक्स, और इसको मैं लिख सकती हूं 22 प्लस वाई। पहले मुझे ये बताओ बेटा, क्योंकि ये ना एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली दिया नहीं होता, बट आपको कैसे समझ में आ रहा है मुझे ये बताओ। यस एवरीवन, जल्दी बताओ। इसमें किसी को कोई दुख दर्द समस्या बेटा समझने में, इसमें किसी को कोई दुख दर्द समस्या बेटा समझने में कि मैम ने ऐसे क्यों लिखा है? करेक्ट है ना? जो 44 प्लस एक्स वाई था उसे मुझे इक्वली डिवाइड करना था, है ना, उसे मुझे इक्वली बेटा, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है तो आधा इधर आधा इधर, तो 44 का 22 इधर आ गया, 44 का 22 इधर आ गया, है ना, और x मैंने इसमें डाल दिया, y मैंने इधर डाल दिया। एक थम्स अप दे दो, क्लैरिटी है? बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि तुम्हें बेटा कंफ्यूजन ही ना रहे। वैसे भी मेल्स का जितना भी सिस्टम होता है ना सब इजी होता है, फीमेल में बेटा डिटेल्स होती है, सही बता रही हूं। अब मैं तुम्हें बोल दूं ना पहले से, फीमेल का हार्ड होता है, हार्ड कुछ नहीं होता है बेटा, टॉपिक सब इजी है, बस फीमेल की डिटेलिंग बहुत ज्यादा है। फीमेल में डिटेलिंग बेटा है ही, भगवान ने बेटा फीमेल्स को बनाया ऐसा है, तो बहुत ही डिटेल्ड वे में हमें फीमेल का oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेल में तो बेटा क्या ही है, 2 मिनट में पढ़ा फिनिश। ठीक है, यस। अब बेटा आगे क्या होगा रे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आगे होता है मियोसिस 2। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा आगे होता है मियोसिस 2। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें भी हो रहा है मियोसिस 2, क्योंकि 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने ना, एक का 2। स्पर्मेटोगोनिया सिंगल था और वही स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके क्या बना रहा है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक से एक, है ना। ये देखो ये आ गया फीमेल फेमिनिज्म, ये कहां से आ गया भाई? तुमसे भी डेफिनेशन पूछूंगी ना तो हवा निकल जाएगी। ये आ गए ज्ञान देने के लिए, कौन सी ये हो गया? कुछ भी कर रहे हो बेटा। हाँ, अरे कुछ ह्यूमर भी होता है, मजाक भी होता है, सच्चाई भी होती है बेटा, पढ़ो। अब बेटा एक स्पर्मेटोसाइट से अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता क्या है? सबसे पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है बेटा मियोसिस 2। और क्या आप मुझे बताएंगे मियोसिस 2 क्या इक्वेशनल डिवीजन होता है या रिडक्शनल डिवीजन होता है? मियोसिस 2 क्या इक्वेशनल डिवीजन होता है या रिडक्शनल डिवीजन होता है? बताइए जी। सर्कल्स क्या परफेक्ट बन रहे हैं बेटा? जैसे ही बोला ना बेटा नजर लग गई। बहुत शानदार, बहुत शानदार, इक्वेशनल डिवीजन। जितने भी बच्चों की 11th बर्बाद है उनको मैं बता दूं, जैसे माइटोसिस आप करते हो तो माइटोसिस में एक का जब 2 बनता है बेटा सेल, तो क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहा। मियोसिस में बेटा मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 2 होता है। मैं सभी बच्चों को रिकमेंड करूंगी कि एक बार मियोसिस माइटोसिस वाला टॉपिक पढ़ के आना, क्योंकि oogenesis में बेटा बहुत काम आएगा, वहां बहुत सारी चीजें हैं, तो oogenesis पढ़ने से पहले बेटा एक बार पढ़ के आ जाना, ठीक है। तो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है बेटा मियोसिस 2, और मियोसिस 2 जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। मियोसिस 1 जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। बट मियोसिस
मेयोसिस 2 में क्रोमोसोम हाफ नहीं होते। यानी कि मैं ये कह सकती हूं, ये जो बेटा पहली बात तो मैंने ये गोले बनाए ना, इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है स्पर्मेटिड्स। इन स्ट्रक्चर्स को पहली बात तो बोला क्या जाता है, पहले तो ये लिखो, बहुत ज्यादा मोटा पेन हो गया है बेटा। इन स्ट्रक्चर्स को बोला क्या जाता है, सबसे पहले तो ये लिखो बेटा, इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। और इनका क्रोमोसोम नंबर कैसे लिखेंगे, इनका क्रोमोसोम नंबर कैसे लिखेंगे, N N N N। और क्या मैं बेटा ऐसे लिख सकती हूं कि ये हो गया 23, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूं, सॉरी 23, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूं 22 प्लस यहां पे y, और यहां पे मैं लिखूंगी 22 प्लस y। लिख सकती हूँ ना, ये भी 23 है, ये भी 23 है ना। और यहां पे मैं लिख सकती हूं 23, ब्रैकेट में लिख देती हूँ 22 प्लस x, और यहां पे मैं लिख देती हूँ बेटा 23, और ब्रैकेट में लिख देती हूँ 22 प्लस x। पहले मुझे ये वाला डायग्राम देख के बताओ, किसी को यहां पे कोई दुखदर्द समस्या, किसी को यहां पे कोई दुखदर्द समस्या, एक बारी मुझे बता दो बेटा, एक बारी प्लीज ध्यान से देख लो बेटा, किसी को कोई दुखदर्द समस्या, जल्दी जल्दी जल्दी। यस एवरीवन, यस एवरीवन। है ना, मैं बाद में पूरा एक और बार रिवाइज करा दूंगी। अब बेटा ये जो गोल गोल राउंड राउंड गोले गोले जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिन्हें आप स्पर्मेटिड्स बोलते हैं ना बेटा, इन्हीं बेटा मेरे को नीचे ना बैठना पड़ेगा थोड़ा, इन्हीं स्पर्मेटिड्स से बेटा आगे जाके, मैं छोटू सा एरो लगा रही हूं क्योंकि मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है बेटा। क्या क्या करना पड़ता है सपोलो के लिए, बैठ के, लेट के, गा के पढ़ाना पड़ता है हर तरीके से। ये बन जाते हैं बेटा इनसे स्पर्म्स। ये गोले जो है ना बेटा, ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे। ये कैसे कन्वर्ट होते हैं ऐसे, ये मैं आगे पढ़ाऊंगी। और इन स्ट्रक्चर्स को बेटा क्या बोला जाता है, इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है बेटा स्पर्म्स, या फिर इन्हीं को बेटा बोला जाता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। इनकी भी प्लॉइडी बेटा एक्स होगी, है ना, इनकी भी प्लॉइडी एक्स होगी। एक्स क्या, एन 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 हैप्लॉइड। अब मैं एक ये स्टेप कैसे होता है ये वाली बात मैं आपको समझाऊंगी, ये होता कैसे है, गोल गोल से ऐसे कैसे बन जाते हैं। तो हैप्लॉइड है 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई, और इधर वाले क्या हो जाएंगे 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। ओ माई गॉड जी, ओ माई गॉड जी, जल्दी बताओ बेटा। देखो इसी फ्लो चार्ट में पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मैं तुम्हें पूरा एक और बार बताऊंगी भी। हाँ जी, ब्रेक क्या होता है, ब्रेक लो और जाओ बेटा, ब्रेक ही ब्रेक है। अभी एक स्टेप बेटा बचा हुआ है, स्पर्मेटिड स्पर्म्स में कैसे कन्वर्ट हुए, स्पर्मेटिड बेटा स्पर्म्स में कैसे कन्वर्ट हुए ये बताना है, ठीक है। बहुत ही इजी लगा होगा तुम्हें, और मैं तुम्हें अभी रिवाइज कराऊंगी ना, तुम्हें बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। देखो जो आपके गोल गोल स्पर्मेटिड थे ना बेटा, इनका एक वीडियो है मेरे पास, एक वीडियो है, वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये जो गोल गोल स्पर्मेटिड है ना बेटा, इनका कन्वर्जन हो रहा है ऐसे स्ट्रक्चर्स में, और आप देखोगे बेटा कि ये जो है ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें
इसमें इसमें देखो कितना सारा साइटोप्लाज्म होगा, और जो ये वाले स्ट्रक्चर्स बने हैं ना बेटा, इनमें तो साइटोप्लाज्म होता ही नहीं है ना के बराबर, साइटोप्लाज्म होता ही नहीं है ना के बराबर। तो ये गोल गोल स्ट्रक्चर का मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बेटा हट जाता है और ये ऐसे स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। गोल्गी बॉडी जो होती है इन स्पर्मेटिड की, वो मॉडिफाई होके स्पर्म्स में एक स्ट्रक्चर होता है, एक्रोसोम बनाती है। बेसिकली ना स्पर्म जब बनता है तो इस गोल गोल स्पर्मेटिड का मॉडिफिकेशन होता है ताकि ये ऐसे मोटाइल, मोटाइल मतलब मूव करने वाले स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ बन पाए। वेरी गुड, किसी ने तो कहा आदित्य का नाम था या चला गया नाम। बेटा इन्हीं गोल गोल स्पर्मेटिड से जब ऐसे मोटाइल स्पर्म्स बनते हैं तो इसे या तो डिफरेंशिएशन बोला जाता है और या तो इन्हें बोला जाता है स्पर्म्स की मैच्योरेशन होना। तो कोई मुझे बताएगा कि इसमें कौन से सेल्स का काम आ रहा है और वो कौन से फैक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ये जो गोल गोल स्पर्मेटिड है इनका मैच्योर होना, एनसीईआरटी कहती है दी स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट इनटू द स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ। कौन से? वेरी गुड, सर्टोली सेल्स काम आते हैं, क्योंकि सर्टोली सेल्स का एक फैक्टर होता है जिसे बोला जाता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। आप खुद रिलेट कर पाओगे, इसीलिए बोलती हूं पेशेंस के साथ में पढ़ो, इसीलिए बोलती हूं पेशेंस के साथ में पढ़ो। आप खुद आंसर दे रहे हो, अरे भाई आप पेशेंस के साथ में पढ़ो, आप खुद आंसर दोगे। हमने लिखा था ना बेटा, सर्टोली सेल एक फैक्टर प्रोड्यूस करती है जिसे बोलते हैं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, और मैंने कहा था आगे आएगा और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये स्पर्म की मैच्योरेशन कराता है। ये जो स्पर्मेटिड है ना, ये स्पर्म्स में कन्वर्ट जो हुए ना, ये किसकी मदद से कन्वर्ट होते हैं? ये कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एसएमएफ, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। मैं लिखवाऊंगी इसे नेक्स्ट पेज में। रिलेट कर पाए? कुछ कुछ बेटा सवाल पूछूं मजेदार, एक बारी रिवाइज भी कराती हूं और कुछ कुछ सवाल पूछती हूं, ठीक है। एक तो बेटा इन स्पर्मेटिड का स्पर्म्स में कन्वर्ट होना, ये स्पेसिफिक, ये पर्टिकुलर स्टेप एनसीईआरटी या तो डिफरेंशिएशन कहती है और इसी स्टेप को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान से सुनो, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस है, पूरा जो ये प्रोसेस हुआ ना बेटा, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। द एंटायर इवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, इसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन ये पर्टिकुलर स्टेप जहां गोल गोल स्पर्मेटिड मोटाइल मूवमेंट करने वाले स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं, इस स्टेप को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म की जनरेशन, हाँ या ना? एसएमएफ मतलब क्या होता है भाई? पिछला क्लास पढ़ के तो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। पहले यहां तक क्लियर हो गया? क्या आप कुछ सवालों के लिए रेडी हैं? क्या आप कौन बनेगा करोड़पति नकली के लिए रेडी हैं? यस एवरीबॉडी, जल्दी बताओ। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूं, फिर बेटा इसको वाइंड अप करूंगी, इसमें से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को मैं लिखूंगी पहले। यस, स्पर्म का डायग्राम इतनी जल्दी थोड़ी बना दूंगी बेटा, अभी टाइम है, लगेगा उसमें टाइम। डन 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 डन। पहले रिवाइज कराऊंगी फिर क्वेश्चंस पूछूंगी, पूरा मौका दूंगी तुम्हें आंसर करने का, ठीक है। तो पहले बेटा मेरे साथ क्विक रिवीजन करो ताकि एकदम बेटा टॉपिक याद होके जाए, तुम्हें लगे कि क्लास में कुछ हुआ, मजा आया, ठीक है। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति की जगह पता क्या होना चाहिए? एक नाम रखेंगे बेटा इसका, ठीक है। तुम लोग कमेंट्स में बताना क्या नाम रखना चाहिए, ऐसे जब क्वेश्चंस पूछा जाए, कुछ सपोला सपोली से रिलेट करना, तो वैसा रखेंगे, ठीक है। हमारे पास थे बेटा कई सारे स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम जिसकी प्लॉयडी थी 2n। 2n का मतलब होता है मैम 46, 46 का मतलब होता है 44 प्लस XY हम लिख सकते हैं। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड जो होती है उसमें बेटा माइटोटिक डिविजन्स होती है, वो अपनी जनसंख्या को मेंटेन करती है, तो डिवाइड करती रहती है माइटोटिकली। उन्हीं में से बेटा कुछ कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, यानी एक स्पर्मेटोगोनिया तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्लॉयडी चेंज नहीं हुई, 2n प्लॉयडी हो गई 44 प्लस XY।
स्पर्मेटोगोनियम में होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मैम मियोसिस वन। मियोसिस वन इज अ रिडक्शनल डिवीजन। एक का बनता है दो, दो क्या बने मैम, इक्वल साइज के बनते हैं दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन था तो क्रोमोसोम नंबर हो जाता है हाफ। एन 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 का मतलब होता है मैम 44 प्लस एक्स वाई जो आपने लिखा था, अब आप एक में लिखोगे 22 प्लस एक्स, एक में लिखोगे 22 प्लस वाई। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपके दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। मैम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस टू। मियोसिस टू इज एन इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड, टोटल बन गए चार स्पर्मेटिड। सबकी प्लॉइडी एन है, तो जो 22 प्लस एक्स से बना उसकी प्लॉइडी 22 प्लस एक्स, जो 22 प्लस वाई से बना उसकी प्लॉइडी 22 प्लस वाई। ठीक है, आगे बेटा स्पर्मेटिड जो गोल गोल होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, उन्हीं का डिफरेंशिएशन होता है या मैच्योरेशन होता है या कन्वर्जन होता है इनटू मोटाइल स्पर्म्स, तो उनकी शक्ल बदल जाती है। तो ये शक्ल बदलने के लिए, इनको मैच्योर करने के लिए स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स जो आपके सर्टोली सेल्स के थे बेटा वो काम आते हैं। और इस पर्टिकुलर स्टेप को, जहां गोल गोल स्पर्मेटिड मैच्योर स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, इस स्टेप को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। बेटा एक बारी बताओ कैसा रहा, रिवाइज हो गया? कौन बनेगा सपोला ऑफ द ईयर? अच्छा, कौन बनेगा जहरीला डॉक्टर? कौन बनेगा सपोला डॉक्टर? कौन बनेगा सपोला या सपोली? बहुत सही है, KBSK। कौन बनेगा सपोला? चलो यार मेरे को उलझाओ मत, इधर बताओ, इधर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले तो बेटा दिल बनाओ, मेरा गला दुख रहा है तुम्हें रिवाइज कराने के चक्कर में, 10 बार रिवाइज करा दिया मैंने, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नाम हम डिसाइड कर लेंगे तुम्हारे कमेंट सेक्शन से, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बेटा सबसे पहले लिखो वही बेटा टर्म्स जिसमें सबसे पहले मौत आती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, मैम ने क्या बताया स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब? द एंटायर इवेंट ऑफ formation of sperms from spermatogonia। क्लास में ऐसे पढ़ा करो बेटा, बोरिंग ना लगे, मजा आ जाए और रिवाइज हो जाए, सब कुछ क्लास में याद हो जाए। स्पर्मेटोगोनियम आपकी भी अटेंशन उतनी ही ज्यादा रिक्वायर्ड होती है बेटा, है ना। दूसरा मैंने आपको एक बताया स्पर्मियोजेनेसिस, बेटा बहुत छोटा सा अंतर है बट एकदम शगुन हो जाता है पेपर में अगर आप ध्यान से ना देखो। स्पर्मियोजेनेसिस, द generation of sperms, the generation of sperms from the spermatids, उस पर्टिकुलर स्टेप को बेटा। और मैं एक और बात यहां पे लिख दे रही हूं, यहां पे मैं एक और बात लिख दे रही हूं, the spermatids are the round structures that eventually NCERT की भाषा में differentiate और mature, into sperms with the help of SMF, that is, कितने दिल बना दिए, रुक जाओ,
sperm maturation factors from Sertoli cell। बच्चा बेटा वैसे ऑन अ सीरियस नोट तुम्हें याद हो गया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं लग रही ना प्रोसेस में? ऑन अ सीरियस नोट, हाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं लग रही ना? यूजुअली टॉपिक हार्ड लगता है बच्चों को। एक और बेटा मैं टर्म लिख दे रही हूं और उसे अभी मैं समझा दूंगी, पहले लिख लो, क्योंकि इस टर्म से बेटा इतनी बार, 2 बार मतलब इसके स्टेटमेंट ना नीट में आया हुआ है, बट बिल्कुल एक ऐसी डेफिनेशन दी हुई है स्पर्मिएशन की जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, तो बिल्कुल अलग एक डेफिनेशन दी हुई है, तो मैं दोनों डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगी। ठीक है, बहुत शानदार बेटा, धन्यवाद। तो एक स्पर्मिएशन टर्म दिया हुआ है, इसको तो बेटा स्टार मार्क इसलिए करना क्योंकि ये ना हर साल मतलब 2 बार लगातार रिसेंट ईयर में इससे क्वेश्चन आया है, और इन्होंने जो डेफिनेशन क्या बोलते हैं, जो पेपर में, नीट के पेपर में जो डेफिनेशन बेटा मानी गई है ना, एक्सेप्टेड, वो डेफिनेशन एनसीईआरटी की डेफिनेशन से थोड़ी अलग है। तो अंग्रेजी का बेसिकली खेल है, इंग्लिश का खेल है, और तुम्हारी इंग्लिश तो बेटा वैसे ही गई गुजरी है। ठीक है, तो मैं दोनों डेफिनेशन लिखवाऊंगी, एनसीईआरटी की डेफिनेशन भी लिखवाऊंगी, और मैं तुम्हें नीट में जो एक्चुअल डेफिनेशन आई हुई है वो लिखवाऊंगी, और दोनों का मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या मतलब है। ठीक है, स्पर्मिएशन के बारे में लिखो। पहले मैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिख रही हूं। एनसीईआरटी क्या कहती है? द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम seminiferous tubule, the release of sperm from seminiferous tubules। ठीक है, और नीड में बेटा जो आया हुआ है ना डेफिनेशन, वो एक्चुअल में ये आया हुआ है, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द lumen of the seminiferous tubule, into the lumen of the seminiferous tubule। ये डेफिनेशन में बाद में समझाती हूँ, पहले मैं तुम्हें एक एनिमेशन दिखाना चाहती हूँ, पहले आप यहां तक नोट कर लो, ये बेटा मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी। क्लास 8 बजे तक है ना यार, 8 बजे तक होती है क्लास, बस 8 बजे तक ही चलेगी, उसके बियॉन्ड नहीं चलेगी। 8 बजे तक ही चलेगी ना यार, जब तक क्लास है तब तक। डन डनाडन डन कर लो पहले, डन डनाडन डन कर लो बेटा पहले। हाँ क्वेश्चंस पूछने थे, वो क्वेश्चंस मैं अभी पूछ लेती हूँ बेटा। हो सकता है कि ये डेफिनेशन मुझे अगले दिन एक्सप्लेन करनी पड़े, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। 7:45 तक कहाँ होती है बेटा? 8 बजे तक, 8 बजे तक क्लास होती है, 1 घंटे 45 मिनट की क्लास है, 6:15 से क्लास चालू हुई है, 8 बजे तक। उल्लू बनाते हो, पढ़ना लिखना नहीं है एकदम। एक एनिमेशन देखो, चलो पढ़ना नहीं है बिल्कुल, थोड़ा फास्ट कर दे रही हूं। अरे यार, प्लेबैक स्पीड 1.5। ये बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन आप देख रहे हो, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ये आपको 1 सेकंड बेटा, वाओ यार, मैं खुद इसको देख के ना मुझे इतनी मतलब अच्छा लग रहा है ना, क्या बताऊं। ये आपको दिख रहे हैं बेटा लंबे लंबे सेल्स, ये सर्टोली सेल है। कैन यू सी, ये इतना सुंदर बेटा स्टेन किया हुआ है, कितना सुंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और ये आपको सारे बेटा वो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और कैसे स्पर्म्स बनेंगे देखना देखना। ठीक है, ये दिखाया क्या, 1 सेकंड में आपके कमेंट्स में खो गई थी।
पहले होता है, अरे स्पर्मेटोगोनिया नहीं दिखाया, पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है और स्पर्मेटोगोनिया से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड डिप्लॉइडी है, इसमें होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 होगी तो ये देखो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2, तो एक का दो और एक का दो, टोटल 4 स्पर्मेटिड, ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और स्पर्मेटिड बेटा इवेंचुअली इसमें मॉडिफिकेशन होती है, ये मैच्योर होता है और ये इस तरीके के बेटा स्ट्रक्चर बना देता है। इस पर्टिकुलर स्टेप को आप बोलते हैं स्पर्मिएशन। देख रहे हो स्पर्म्स, ये बेटा स्पर्म्स, और फिर बेटा ये ल्यूमन से भाग जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। वाह यार, व्हाट एन एनिमेशन, इट वाज सच ए नाइस एनिमेशन, है कि नहीं? कितना बेटा सुंदर है ये। इसी स्टेप को ना एक्चुअल में ये जो लास्ट में दिखाया हुआ है ना बेटा कि रिलीज ऑफ स्पर्म, इसी को एक्चुअल में वो बोलते हैं स्पर्मिएशन, कि ल्यूमन में रिलीज हुए और ल्यूमन से भाग के चले गए। यस, इजंट इट सो ब्यूटिफुल? एंड आप यहां पे भी देखोगे ये कितना प्यारा बेटा, आप देख रहे हो कितना अच्छा सेक्शन दिखाया है टिब्यूल का। मैं खुद ही दोबारा देख रही हूं, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, एनीवे मैं बस वो वाला वर्ड आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर बेटा आप बाय बाय हो जाएगा। बहुत ही सुंदर एनिमेशन एक्चुअली मैंने ये लास्ट ईयर नहीं दिखाई थी, इस साल मुझे मिली तो मैंने आप लोगों को दिखाई। ये जो बेटा एक लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, बस एक बारी ना मैं आपको ये समझा देती हूँ बेटा। एनसीईआरटी की रीडिंग हम अगले दिन करेंगे, मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम लेना भी नहीं चाहती, तो थोड़ा होमवर्क देके जाऊंगी, बट मैं अगले दिन एनसीईआरटी की रीडिंग तुम्हें करा दूंगी। एक लास्ट बेटा स्पर्मिएशन समझ लो। स्पर्म का स्ट्रक्चर बचा हुआ है और हार्मोन कंट्रोल स्पर्म का कैसे होता है, 40 मिनट्स का भी टॉपिक बचा हुआ है जो इससे रिलेटेड है, वो हम अगले दिन करेंगे। मैं एनसीईआरटी की रीडिंग भी कराऊंगी और एनसीईआरटी की रीडिंग के स्क्रीनशॉट मैंने छोड़े हुए, आप थोड़ा सा देख भी सकते हो। क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, एक सेकंड रुको, क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। ठीक है, ये जो बेटा मैंने लास्ट स्टेप लिखा हुआ है ना स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन का मतलब क्या है? तो एनसीईआरटी की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो एनसीईआरटी कहती है, जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जब पूरा बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स सर्टोली सेल से अटैच्ड होते हैं। सर्टोली सेल से अटैच्ड होते हैं, चाहे आपका स्पर्मेटोगोनिया हो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, आपके स्पर्मेटिड्स और स्पर्म्स। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्टोली सेल्स इनको मदद कर रही होती है इस स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाने में, है ना। इवेंचुअली जब स्पर्म्स बन जाते हैं ना बेटा, तो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्पर्मिएशन का मतलब होता है द रिलीज ऑफ स्पर्म, क्योंकि स्पर्म का हेड जो होता है वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड होता है। स्पर्म का हेड सर्टोली सेल में घुसा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है। तो एनसीईआरटी कहती है द रिलीज ऑफ स्पर्म, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब ये स्पर्म सर्टोली सेल से जो अटैच्ड है, अब ये यहां से ल्यूमन में रिलीज हो जाएं, इसको कहते हैं स्पर्मिएशन। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है कि स्पर्म का हेड जो सर्टोली सेल में एम्बेडेड था, अब वहां से रिलीज हो गया ल्यूमन में। आप ये भी कह सकते हो, ये भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है जो 2 बार नीट में आया है सवाल, और उन्होंने इस डेफिनेशन को करेक्ट माना है कि स्पर्मिएशन मीन्स द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो आपने देखा ना बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना, मतलब यहां से तो निकली ही निकली, ल्यूमन में गई, लेकिन ल्यूमन से भाग के जो बाहर निकली, दैट इज कॉल्ड एज बेटा द स्पर्मिएशन। आपको मेरी बात समझ आई? वैसे मैं अगले दिन फिर से रिवाइज कराऊंगी। ये हमने लिखा ना द रिलीज ऑफ स्पर्म, अच्छा सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया ना। एनसीईआरटी ये कहती है, एनसीईआरटी ये कहती है, वापस से बता रही हूं, जो मैंने दूसरी डेफिनेशन बोली वो एनसीईआरटी में दी हुई है। तो एनसीईआरटी कहती है द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, उल्टा बोल दिया ना मैंने? हाँ उल्टा बोल दिया, ठीक है भाई, इतना अच्छा पढ़ाया है तो तुम्हें पता तो चलेगा ही। अरे कहाँ गया, ये रहा ना, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। अच्छा तुम्हें समझ आया कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। एनसीईआरटी कहती है जो स्पर्म का, ये जो स्पर्म रिलीज होके भाग गए ना, ये रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्मिएशन है। ये डेफिनेशन भी करेक्ट है, और जो नीट में करेक्ट माना गया है द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि सबसे पहले तो स्पर्म का हेड जो होता है वो सर्टोली सेल में धसा हुआ होता है,
और फिर बेटा वो धसे हुए सर, जो सर धसा हुआ है ना, वो वहां से बाहर निकलता है और ल्यूमन में आ जाता है। वो सर जो धसा हुआ है बेटा, वो वहां से बाहर आता है और ल्यूमन में आ जाता है। ल्यूमन में जो वो आया उसको भी स्पर्मिएशन बोल सकते हो, और या फिर बोल दो कि स्पर्म पूरा ही बेटा ल्यूमन से भी बाहर चला गया, रिलीज हो गया, उसे भी स्पर्मिएशन बोल सकते हो। दोनों करेक्ट है, आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं इस चीज को वापस से अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी इन केस अगर किसी को समझ नहीं आया तो। ठीक है, दोनों डेफिनेशन करेक्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी की रीडिंग भी बाकी है और एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम्स भी बाकी है। आज आप सिर्फ इतना याद रख लो कि पूरा प्रोसेस हमने क्या पढ़ा। एक दो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर हम क्या करेंगे, वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, हम अगले दिन इस वाले को मैं वापस से रिवाइज करा दूंगी, कोई दिक्कत मत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। ये एनसीईआरटी की रीडिंग होमवर्क में करके आना, मैं क्लास में रीड भी कराऊंगी। आपको पता ही है मैं कोई बेटा छोड़ती तो हूं नहीं, तो मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी। अभी आप ऑलरेडी बेटा दूसरी क्लास अटेंड कर रहे हो, तो यहां तक कि बेटा आप एनसीईआरटी की रीडिंग करके आना। ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग होमवर्क में करके आना। एक क्वेश्चन मैं पूछती हूं, चलो एक क्वेश्चन, और पोल भी कंडक्ट कर देते हैं 60 सेकेंड्स का। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। 1 है 4, 2 है 8, 3 है 16, 4 है 1। जल्दी बताओ बेटा। ओ माय गॉड, तुमने तो बेटा बहुत जल्दी आंसर दे दिया। हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वैसे तो तुमने बेटा क्वेश्चन सुन के ही आंसर दे दिया है, फिर तो बेटा पोल कराना ही मेरा व्यर्थ हो गया। 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनेंगे रे? ऑप्शंस गलत तो नहीं दे दिए मैंने? तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, इससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का मतलब है इवेंचुअली 4 स्पर्मेटिड बने, यानी कि 4 स्पर्म्स बने। अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो टोटल 4 स्पर्म्स बनते हैं, तो 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो टोटल कितने स्पर्म्स बनेंगे? यस, जल्दी। ऑप्शन सी। इसमें किसी को कोई दुखद समस्या? कई बच्चे 4 आंसर दे रहे थे, हाय राम, कई बच्चे 4 आंसर दे रहे थे भाई, 4। 16 होगा आंसर। थम्स अप दे दो बेटा। पोल नहीं आया कोई बात नहीं, कमेंट्स में तो आंसर दिया है। ये देखो 32% बच्चों ने 4 आंसर दिया है। मैंने बोला था कितने, 4 से बनेंगे, पहले बिना क्वेश्चन सुने ही आंसर दे दिया था। वीरू, प्रियांशी, शैलेंद्र, सनी, डॉक्टर कनिका, आयुष, तुषार, श्रेयस, चित्राक्ष एंड आदर्श। चलिए जी, धन्यवाद आज की बेटा इस कक्षा को अटेंड करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू बेटा आप लोग के कोऑपरेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने मेरी क्लास अटेंड करी, मेरी इस बात को समझा कि कभी कभी बेटा एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं आपने होने दी। स्पैमर्स तो बेटा स्पैम करते रहेंगे, बट बहुत मजा आया आप लोग की क्लास लेके, हमेशा बहुत मजा आता है। बस आप बेटा जिस इंटेंशन से, जिस एनर्जी से, जिस प्यार से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा, आप उसी प्यार से पढ़ते हुए जाइए, आराम आराम से पढ़िए। हमेशा ये फोकस कीजिए कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, आपका ये जो है बेटा वो बन ही जाएगा। ठीक है, यस। हाँ, 2 लाइन में सॉन्ग सुना देती हूँ, इतने देर तक बैठे हुए हो तो मैं सुना देती हूँ, जो अर्जुना में सुनाया है मैं वही सुना देती हूँ। बट बेटा ये मोटिवेशन मुझे पर्सनली कमेंट्स में देख के तो ये लगता है कि आपकी क्लास अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपके टेस्ट भी वो बताएंगे, आपका फ्यूचर रिजल्ट भी वो बताएगा। बट बेटा बस बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो, लगे रहो। और मैं अर्जुनास को भी ये बोल रही थी, कभी डिमोटिवेशन फील होती है, पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, होती है तो माँ बाप को देखो, माँ बाप को इमेजिन करो, पापा कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, मम्मी कितना हार्डवर्क करती हैं और बिल्कुल अनकंडीशनल करते हैं, तो उनको देखोगे तो अपने आप मोटिवेशन आएगी। फिर मुझे भी देख लो, मैं भी मोटिवेट कर दूंगी तुम्हें। ठीक है, यस।
चलो यस तेरे हवाले, चलो तेरे हवाले। न हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। थैंक यू सो मच एंड लेट मी नो बेटा इन द कमेंट सेक्शन, जरूर बताना आपको कैसा लगा लेक्चर बेटा, व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट, मजा आया या नहीं, ठीक है। एंड वी विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट सेशन बेटा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।